नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। नीतीश सरकार के पक्ष में 129 वोट मिले हैं। सदन में बहुमत का आंकड़ा 122 है। इस मतदान का विपक्ष ने बहिष्कार किया है। इससे पहले सोमवार को नीतीश कुमार के विश्वास मत पर मतदान से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष माहेश्वरी हजारी ने घोषित किया कि ध्वनि मत के आधार पर विश्वास मत हासिल हो गया है। इसके बाद जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी और सीएम नीतीश कुमार ने उनसे मांग करते हुए कहा कि विश्वास मत पर मतदान होना चाहिए। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष ने मतदान कराने की घोषणा कर दी। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू को निशाने पर लिया। चर्चा की शुरुआत में तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी तो बहुत मजबूत गारंटी है। ये मोदी की गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि ये फिर से पलटी नहीं मारेंगे? बताइए, मोदी जी की गारंटी वालों बताओ। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने कहा कि कम से कम एक बार तो बता देते, आप तो कुछ बताए भी नहीं। हम आपको कुछ कहे हैं, आप हमसे कहे होते तो हम बाहर से समर्थन दे दिए होते। तेजस्वी यादव बोले, मुख्यमंत्री जी, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं। आप जो झंडा लेकर चले थे कि देश में मोदी जी को रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठाकर बिहार में मोदी जी को रोकेगा। बिहार विधानसभा में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि हमारे जो 5 विधायक गायब हुए हैं, एक एक का इलाज करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरजेडी के कुछ विधायकों ने पाला बदला है। बता दें, आरजेडी के कुछ विधायकों ने पाला बदला तो बीजेपी के कुछ विधायक गायब रहे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। राज्य में जल्द ही लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चर्चा है कि अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उत्तर प्रदेश में छोटा किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में यात्रा में कुछ दिनों की कटौती की जाएगी और इसके मुंबई में करीब एक सप्ताह पहले खत्म होने की संभावना है। ये यात्रा फिलहाल छत्तीसगढ़ में है। राहुल गांधी ने जनवरी के मध्य में मणिपुर से यात्रा शुरू की है। इस यात्रा को मुंबई तक 6700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी है। बस से और पैदल होने वाली 66 दिनों की यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र से गुजर रही है। यात्रा को इस सप्ताह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना है। यूपी में इस यात्रा को पहले 11 दिन रहना तय था, लेकिन रिपोर्ट है कि अब इसमें बदलाव किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि यात्रा अब पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों को छोड़ देगी और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले सीधे लखनऊ से अलीगढ़ और फिर पश्चिमी यूपी में आगरा तक यात्रा करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आम लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में एक भी गरीब मजदूर नहीं दिखा, बल्कि अरबपति, अंबानी और अडानी दिखे। राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने भी देखा कि आपको उसमें एक भी गरीब दिखा? मुझे अमिताभ बच्चन दिखे, ऐश्वर्या राय दिखी, अडानी दिखे, अंबानी दिखे, सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे, लेकिन मुझे एक गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा। एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक बेरोजगार नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा, एक चाय वाला नहीं दिखा, लेकिन सारे अरबपति दिखे। वहाँ अंबानी जी भाषण दे रहे हैं, उनकी पत्नी भाषण दे रही थी और उनके बच्चे भाषण दे रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने झारखंड हाईकोर्ट से ईडी को लेकर बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा कि सोरेन को जमीन से संबंधित कथित धन शोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन एजेंसी अब उन मामलों की जांच कर रही है जो इससे संबंधित ही नहीं है। सिब्बल ने कहा कि एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया, हम यहाँ आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये बेहद परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि अब ईडी उनसे बिना संबंधित मामलों पर जांच कर रही है। सिब्बल ने सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही बेंच को ये जानकारी दी। पंजाब में चला किसानों का 10 किलोमीटर लंबा काफिला जैसे जैसे दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, दिल्ली और हरियाणा में सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सोमवार को कहा कि किसानों को 13 फरवरी को दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली के हरियाणा और यूपी से लगती सीमाओं को सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के आदेश के मुताबिक किसानों के मार्च से पहले सभा, रैलियों और जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों विस्फोटक पदार्थों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तेजक बयानों और कार्यों पर रोक लगा दी गई है और लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी है।
किसान संगठनों की अगुवाई में हजारों किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली आने का ऐलान किया है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों की मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी का वादा पूरा करे और किसान आंदोलन के समय किसानों के खिलाफ जो मुकदमे किए गए थे वो वापस लिए जाएं। किसानों की मांग है कि लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरी और घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन का ग्रामीण भारत बंद करने का आह्वान किया है। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में किसान आंदोलन की तैयारी में लगे हैं। घर घर जाकर राशन इकट्ठा किया जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार और किसानों के बीच 12 फरवरी को होने वाली बातचीत नाकाम रहती है तो 13 फरवरी को बड़ी तादाद में दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। ऐसी तस्वीर आ रही है जिनमें दिख रहा है कि हरियाणा दिल्ली सीमा पर भी सीमेंट की बैरिकेडिंग और कटीली तारें लगाकर सील किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि हमने अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली चलो का नारा नहीं दिया है। हम सरकार से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि 2 साल किसानों को आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें वो पूरा करें। डल्लेवाल ने कहा कि सरकार ने उस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी का वादा किया था। इसके साथ ही उसने कहा था कि किसान आंदोलन के समय किसानों के खिलाफ जो मुकदमे किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे। साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए लोगों को परिवारों को नौकरी और घायलों को 10-10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। पंजाब से चला किसानों का 10 किलोमीटर लंबा काफिला जैसे जैसे दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, हरियाणा में सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने 2 प्रमुख स्टेडियमों को अस्थायी जेलों में बदल दिया है। सिरसा में चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और डबवाली में गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम किसानों के मार्च के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में उनके लिए अस्थायी हिरासत केंद्र के रूप में काम करेंगे। राज्य के 6 जिलों में इंटरनेट बल्कि एसएमएस पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। हरियाणा ने पंजाब से लगती अपनी सारी सीमाएं सील कर दी हैं। हरियाणा दिल्ली सीमा पर कटीले तारे, नुकीले कीलें किसानों को रोकने के लिए बिछा दी गई हैं, लेकिन किसान इससे बेपरवाह बड़े चले जा रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन के जरिए एक कथित अवैध मदरसे को गिराए जाने के बाद 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में 25 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में कुल 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने कहा कि कुल गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 30 हो गई है और मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बता दें, गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक मदरसे को गिराने के बाद हिंसा भड़क गई थी। प्रशासन का कहना है कि यह मदरसा अवैध जमीन पर बनाया गया था और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में ये गिराया गया। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत भी हो गई। कतर ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए 8 भारतीय नौसेना के दिग्गजों को रिहा कर दिया है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों में से 7 अब भारत लौट आए हैं। रिहाई और जासूसी के आरोपों से मुक्त करने के मामले को भारत और कतर के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार सुबह एक बयान में कहा कि भारत को कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। रविवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बीच हुई बैठक के बाद ये तय हुआ कि दोनों ही पार्टियां देश में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गठबंधन जारी रखेंगी। दोनों पार्टियों ने देश में राजनीतिक स्थिरता बनाने के लिए गठबंधन में सरकार बनाने का फैसला किया है। वहीं पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए नेशनल असेंबली के चुनाव में इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या में जीत हुई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।